डायमंड के स्ट्रक्चर को कल हम लास्ट क्लास में कर लिया था। आज हम लोग पढ़ते हैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है। जब भी इससे क्वेश्चन आएगा ना तो इस आंसर इसका जो है ना ग्रेफाइट या डायमंड का स्ट्रक्चर से ही दिया जाएगा। जनरली सवाल तो इलेक्ट्रिसिटी से लेके ही पूछा जाएगा कि ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। कारण बताइए। तो उसके लिए कारण याद रखना है, स्ट्रक्चर से इसका आंसर होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रन होता है। तो इस तरह से देखिएगा उसका शेप जो होता है थोड़ा सा रेगुलर टेट्राहेड्रन होता है। इस तरह से करके अनएंडिंग का नेटवर्क बनाता है कार्बन का, तो जुड़ करके एक जो है हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें जितने भी एटम, एक कार्बन एटम जो होते हैं अदर 4 कार्बन एटम के साथ जुड़े रहते हैं, ज्वाइंट रहते हैं और स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा ज्वाइन होते हैं। इस वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। और 4 कार्बन जुड़े रहने के कारण इसका कोई भी एटम फ्री नहीं होता है, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। और कल हम बताए थे कि जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तब तक जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए ग्रेफाइट का, तो जो ग्रेफाइट क्रिस्टल होता है उसमें लेयर्स होते हैं कार्बन एटम के, या सीट ऑफ कार्बन एटम होता है। देखिए इस तरह से करके एग्जैक्टली ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर जो है ना ये बॉन्ड जो होता है वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसको डॉटेड रूप में दिखाते हैं हम लोग। अगर एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इसको बना देना फिगर को भी। तो यहाँ पर देखिए जो है एक कार्बन एटम जो होता है एक ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट लेयर में वो ज्वाइंट होता है 3 अदर कार्बन एटम्स के द्वारा बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से यहाँ पर देख सकते हैं एक कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम है, यहाँ वाले एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ वाले एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके सामने वाला जो ऊपर वाला भाग है तो इसके नीचे वाले भाग के साथ इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक कार्बन एटम जो होता है वो अदर 3 कार्बन एटम के साथ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। और कैसा फॉर्मेशन करता है, फ्लैट हेक्सागोनल रिंग का फॉर्मेशन करता है।
इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। इस अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर यहाँ पर देखा जाए, एक कार्बन एटम यहाँ पर है, दूसरा कार्बन एटम यहाँ पर है, तीसरा कार्बन एटम यहाँ पर है इस कार्बन के लिए, और चौथा कार्बन एटम यहाँ पर है। अगर तो सेंट्रल एटम में इसको मान लीजिए ये सेंट्रल एटम है, तो आपका एक कार्बन के साथ यहाँ जुटा हुआ है, ये सेंट्रल एटम एक कार्बन के साथ यहाँ जुटा हुआ है, और एक कार्बन के साथ यहाँ जुटा हुआ है। यानी कि एक कार्बन एटम जो यहाँ पर होगा वो 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ, हेक्सागोनल रिंग्स के फॉर्म में जो है एक कार्बन एटम जो है अटैच रहता है दूसरे 3 कार्बन एटम के साथ में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स के द्वारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक कार्बन एटम मैंने दिखाया कि C1 है, ये कितना जुटा हुआ है, एक कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा कार्बन यहाँ, 3 कार्बन एटम से। इसी तरह से जितने भी इसमें कार्बन एटम है वो अदर 3 कार्बन एटम से जुड़े होंगे। इसकी बात कीजिएगा तो भी ये 3 के साथ जुड़ा रहेगा, एक इसके साथ जुटा हुआ है, एक इधर वाला के साथ जुटा हुआ है, एक नीचे वाले के साथ जुटा हुआ है, 3 के साथ। कहीं पर से भी कोई भी उठा लीजिएगा ना तो वो 3 के साथ जुड़ा रहेगा। ये अपने नीचे वाले के साथ एक, इसके सामने वाले के साथ 2 और इसके सामने वाले के साथ 3। ये कार्बन भी 3 के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से मान लीजिए एक, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो प्रत्येक कार्बन एटम जो है 3 अदर कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, और ये इस फॉर्म में जुड़ते हैं कि ये फ्लैट हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं। हेक्सागन तो समझते हैं आप लोग, हेक्सागन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 6 साइड्स, ऐसा ये हुआ हेक्सागन। अब ऐसा हेक्सागन जो है जो बनता है तो अलग कई सारे हेक्सागन जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं बाय वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये देखिए ये एक परत हुआ, ठीक है, ये एक परत हुआ ऊपर का, इसका ये दूसरा लेयर हुआ, ये तीसरा लेयर हुआ। इसके बीच में इतनी भी दूरी नहीं रहती है, तो दिखाने के लिए मैंने इतना दूरी बनाया हुआ है। ये बहुत बिल्कुल सटे सटे रहते हैं, एक के बाद दूसरा इस तरह से करके। इसके बाद फिर तीसरा। आप लोगों ने सोन पापड़ी तो खाई भी होगी ना, बहुत मज़ा भी आता हो खाने में। तो सोन पापड़ी में किस तरह से समझिए कि जो है लेयर बाय लेयर उसमें जो है अटैच रहता है ना, अलग अलग लेयर जुड़ा रहता है इस तरह से करके। तो लेयर वाइज में सोचिए तो उसी तरह का लेयर इसमें भी रहता है, लेयर इसी तरह का रहता है सटा हुआ एक दूसरे के साथ में। हाँ, स्ट्रक्चर उस हर एक लेयर का कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये हेक्सागन के फॉर्म में लेयर वाइज स्ट्रक्चर में जुड़े रहते हैं। इस तरह से करके समझिए, बहुत ही नजदीक नजदीक होता है, इसलिए एक दूसरे से जो अटैच रहता है ना, तो वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके। इसके बारे में इस तरह से करके बहुत सारा जो है एक ही जगह पर होता है। चलिए, तो जो वेरियस लेयर्स होते हैं कार्बन एटम के ग्राफाइट में वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। इस तरह से कोई कोवलेंट बॉन्ड उनके बीच में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जो अलग अलग लेयर होंगे ग्राफाइट में एक दूसरे के बीच में, उनके बीच में इतना सफिशियंट गैप, इतना सफिशियंट स्पेस रहता है कि एक दूसरे के बीच में कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। तो वहाँ कोवलेंट बॉन्ड नहीं रहता है तो क्या रहता है, फिर वहाँ रहता है वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक वंडरवॉल वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ये जो वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये ध्यान रखिए ये कहाँ रहता है, किनके बीच में रहता है, लेयर्स के बीच में। हेक्सागोनल लेयर तो होता ही है, उन लेयर्स के बीच में, हेक्सागोनल लेयर्स के बीच में जो है वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेयर तो होता ही है, कैसा हेक्सागोनल लेयर होता है, उन लेयर्स के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब चूंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, तो ये क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्लाइड कर जाता है, जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकता है। ग्रेफाइट जो है एक सॉफ्ट सबस्टांस है। ग्रेफाइट कैसा है, एक सॉफ्ट सबस्टांस है और स्लिपरी भी है।
इसलिए इसका इस्तेमाल ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पे किया जाता है मशीन पार्ट्स में। यह एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। अब आइए इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है वीडियो रिप्रेजेंटेशन से। देखिए समझते हैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है इस वीडियो रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। Graphite is quite different from diamond and डायमंड से longstellite. In ग्रेफाइट the का graphite structure, जो स्ट्रक्चर each है carbon वो is अलग होता connected है। to only 3 atoms. Since carbon must always form 4 bonds, one of the 3 bonds must be a double bond. This gives an average bond order of 1.33. Several different resonance structures can be drawn. देखिए एक कार्बन एटम जो है उसको अदर 3 कार्बन एटम के साथ जोड़ा जाता है। ग्रेफाइट माने जुड़ता है ग्रेफाइट के केस में। कोई भी एक कार्बन एटम अगर देख लीजिए तो वह दूसरे कार्बन एटम के साथ यहाँ पर एक इस तरह जुड़ा हुआ है, एक इधर वाले के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर, एक इधर वाले के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो एक कार्बन एटम जो है अदर 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहता है, और इस तरह से करके ये जो जुड़ता है तो एक रिंग के शेप में जुड़ता है, और वो रिंग होता है हेक्सागोनल रिंग। देखिए यहाँ पर इस तरह से हेक्सागन बन रहा है। अब एक हेक्सागन दूसरे हेक्सागन के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर, दूसरा हेक्सागन तीसरे के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये फिर इस तरह से जुड़ा हुआ है। ये इस तरह से जुड़ते 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 क्या करता है, लेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है। ये इसका ऊपर का एक लेयर का ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली सतह जो है उस लेयर की बात हो रही है, इस तरह से है। तो ये इस तरह से अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना करके। अब देखिए यह जो है फ्लैट स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है कि ईच जो आपका लेयर होगा उस लेयर में जो अरेंजमेंट होगा मॉलिक्यूल का वो कैसा। ये समझिए जैसे कि ये सबसे ऊपर वाला लेयर है। अभी जो लेयर हम लोग देखे थे ऊपर से देखे थे तो वो वैसा दिखाई दे रहा था। इसको साइड से देख रहे हैं, साइड व्यू कहलाता है ये। तो साइड से देख रहे हैं तो ये एक लेयर हो गया। इसी तरह से ये इसका दूसरा लेयर हो गया, ये वाला लेयर तीसरा लेयर हो गया, इसके बाद चौथा लेयर हो गया, पांचवा लेयर हो गया। इस तरह से करके कई सारे लेयर एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। और हर लेयर में देखिएगा, हर लेयर में जो एटम्स जुड़ रहे हैं वो तो हेक्सागोनल रिंग बनाएंगे ही बनाएंगे। जितने भी लेयर हैं उनके लेयर में हेक्सागोनल रिंग्स बनेंगे। यहाँ भी हेक्सागोनल रिंग्स बनता है, इस वाले में भी हेक्सागोनल रिंग बनेगा, नीचे वाले में भी हेक्सागोनल रिंग बनेगा, और ये सभी हेक्सागोनल रिंग एक दूसरे से कनेक्ट होते चले जाएंगे। ये मैंने एक लेयर के बारे में बताया था। ऐसे ऐसे तो कितने लेयर बनेंगे वो डिपेंड करेगा साइज के ऊपर कि जो ग्रेफाइट हमने लिया है उसका साइज कितना अधिक कितना बड़ा है। और माइक्रो तो बहुत छोटे लेवल पर हम लोग देख रहे हैं, बड़े लेवल पर देखेंगे तो और भी बड़ा बड़ा इसके जो है साइज जाएगा। तो इस तरह से अब यह जो दोनों लेयर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं इनके बीच की दूरी इतनी अधिक हो जाती है कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। इस कारण से यहाँ पर वंडरवॉल वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है एटम्स के बीच में। और जो वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये क्या करता है, ये इसको होल्ड करके रखता है तब तक जब तक इस पर प्रेशर नहीं पड़े। चूंकि नाम ही है वीक वंडरवॉल यानी कमजोर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो अगर थोड़ा सा भी इस पर प्रेशर दिया जाता है तो ये अलग हो जाता है, स्लाइड कर जाता है एक दूसरे के ऊपर। स्लाइड समझते हैं ना, ऐसे इस तरह से, ऐसे एक लेयर ये हुआ ग्रेफाइट का, एक लेयर ये हुआ ग्रेफाइट का, दूसरा दो लेयर हुआ, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह स्लाइड कर जाएगा। एक ये लेयर है, अगर एक ये लेयर है, इसको थोड़ा सा अगर प्रेशर करेंगे तो ये लाइट ये स्लाइड इधर चला जाएगा और ये वाला लेयर इधर चला जाएगा, दोनों एक दूसरे पर स्लाइड कर जाएगा। तो अच्छा यही प्रॉपर्टी के कारण जो है ये सॉफ्ट और स्लिपरी होता है ग्रेफाइट, क्योंकि वीक वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स जब टूट जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम कर देंगे बहुत कम ही प्रेशर के साथ और फोर्स के साथ में, तो वो वहां पर क्या होगा, स्लिप कर लगेगा एक दूसरे के ऊपर। जबकि ग्रेफाइट डायमंड के केस में क्या होता है, डायमंड के केस में वो ब्रेक नहीं करता। देखिए यहाँ पर किस तरह से एक दूसरे के साथ ही जुड़ते चला गया। ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाया गया। अब आप लोग इसको समझने के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से तैयार हैं, इसलिए मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। इनिशियल 10th के क्लास में इसको नहीं समझाता हूँ, थोड़ा सा जो स्टूडेंट लगता है कि नहीं अब जो इसको समझ सकेगा तो फिर इस चीज़ को दिखाया जाता है। ये 3D मॉडल कहलाता है, बॉल एंड स्टिक मॉडल। इस मॉडल का नाम है, समझिएगा ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है यहाँ पर कार्बन का, इस मॉडल का नाम है बॉल एंड स्टिक मॉडल। 11th में आप लोग इसके बारे में पढ़िएगा।
बॉल एंड स्टिक मॉडल। इस मॉडल से ही आप लोगों को जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे कार्बन के उसको दिखाया जाएगा। एक तो ये होता है, एक और दो रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, लेकिन ज़्यादातर जो है आप लोगों को बॉल एंड स्टिक मॉडल ही देखने के लिए मिलेगा जहाँ से भी पढ़ेंगे तो अधिकतर केस में। ये इसका 3D रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, 3D आयाम में इसको इस तरह से बनाया जाता है। हाँ, इसके अब बात करते हैं कि ग्रेफाइट जो है वह गुड कंडक्टर क्यों होता है इलेक्ट्रिसिटी का। वाई इज ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से तो तय हो गया कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। अब क्यों होता है इसको देखते हैं। कार्बन जो एटम होता है उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने कल इसके पहले वाले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े ही थे। सो कार्बन एटम जो होता है इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रेफाइट क्रिस्टल में हर जो कार्बन एटम होता है वह सिर्फ 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है कोवैलेंट बॉन्ड्स के द्वारा। इसलिए सिर्फ 3 कार्बन एटम जो होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, और एक कार्बन एटम जो है फ्री होता है मूव करने के लिए। इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ग्रेफाइट क्रिस्टल में यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो यह हाई गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेफाइट। कारण यही है कि डायमंड नहीं होता। यहाँ कंपेयर कर पूछा जाएगा डायमंड नहीं होता है ग्रेफाइट होता है क्यों, तो यहाँ पे बता दीजिएगा कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हर एक एटम, कार्बन का एक एटम जो होता है वो अदर 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहता है। एक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहता है। इस वजह से इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जबकि ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम जो होता है वह अदर 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहता है, और इस कारण से इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। और इस तरह का कई सारा फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है हर एक एटम के अंदर। बहुत सारे एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, और वह फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यानी कि बहुत अधिक टेम्परेचर देने के बाद यह गलता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। एक ये, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी जो सॉफ्ट सबस्टांस और स्लिपरी वाली प्रॉपर्टी है कि ग्रेफाइट जो होता है वह सॉफ्ट होता है और स्लिपरी भी होता है। इस वजह से ये ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में मशीन पार्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंस ग्रेफाइट इज ए सॉफ्ट सबस्टांस एंड स्लिपरी, हेंस इज यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट फॉर मशीन पार्ट्स। इस बात को ध्यान से याद रखिएगा। अब डायमंड का इस्तेमाल समझते हैं। तो डायमंड जो है, सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, एक्सट्रीम हार्डनेस होता है इसका। या आपको बताया था जैसे मैंने कि जो हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस प्रेजेंट ऑन अर्थ है। इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग हार्ड मटेरियल्स। ये क्या होता है, हार्ड मटेरियल को काटने के लिए और उसको पीसने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। एंड फॉर ड्रिलिंग होल्स इन द अर्थ रॉकी लेयर्स, और धरती के जो कठोर वाले जो पत्थर होते हैं ना, जिस समय में पेट्रोलियम निकाला जाता है, पेट्रोलियम वगैरह, तो पाइप दे करके नीचे में और उसको ड्रिल किया जाता है। इस तरह से दे करके रॉक्स को जो है नीचे ड्रिल किया जाता है। तो वहाँ रॉक को ड्रिल करने में जो बहुत कठिन पत्थर मिल जाते हैं कि जो टूटते नहीं हैं, तो वहाँ पर जो है तोड़ने के लिए वहाँ निब पर, टिप पर इसके जो है इस्तेमाल किया जाता है आपका डायमंड का, है ना। यहाँ पर टिप पर थोड़ा सा डायमंड लगाया जाता है ताकि ये इसको तोड़े। एक्सट्रीमली हार्ड सबस्टांस मैंने बताया, एक्सट्रीमली हार्ड सबस्टांस होता है। डायमंड के डाई बनाए जाते हैं जिनका के इस्तेमाल थिन वायर को ड्रॉ करने में किया जाता है। अब समझिए कि आप लोग जानते होंगे कि टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन, तो ये लगभग 3370 के आसपास डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जाने के बाद जो ये गलता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट जो टंगस्टन का है वो लगभग 3370 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब भी हम लोग को टंगस्टन मेटल से टंगस्टन वायर बनाना होगा, क्योंकि वायर का इस्तेमाल हम लोग इस तरह से वायर बनाते हैं बल्ब के लिए, बल्ब में लगता है टंगस्टन का वायर, तो आपको जानते ही हैं जो इनकेंडेसेंट लैंप वाला बल्ब होता है उस बल्ब में इसका इस्तेमाल होता है।
तो उसको उस तरह का शेप में ढालने के लिए तार को गला करके और तब किसी न किसी मोल्ड में डालना होगा ना, सांचे में डालना होगा। अब वह सांचा इतना टेम्परेचर सह लेने लायक होना चाहिए। तो ऐसा किस चीज़ का सांचा बनाया जाए? तो लकड़ी वकड़ी तो जल जाएगा, पूरा गल जाएगा, कोई मेटल तो सब गल जाएगा। 1700 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के आपका मान चले कि 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक में तो लोहा तो सब आपका पिघल जाएगा। तब क्या किया जाएगा फिर? किस चीज़ का सांचा बनाया जाए? तो यहाँ पर डायमंड का ही सांचा बनाया जाता है, डायमंड का ही सांचा बनाया जाता है। इस तरह का डायमंड लेकर के उसको कुरेद करके उसमें इस तरह का ऐसा सांचा बनाया जाता है, इस तरह करके, और इसके ऊपर लगे रहता है। तो जब पिघला करके लाया जाता है उसको इस तरह से ढाल दिया जाता है इसमें, तो इसके गैप में जा करके वो इस तरह का बन जाता है। तो डायमंड जो है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जाने के बाद पिघलता है। तो इसका 3370 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पिघला अवस्था मिल जाता है। तो ये पिघलता नहीं है डायमंड जब हम लोग फॉर्ज करते हैं टंगस्टन को इसमें। तो इस वजह से डायमंड का इस्तेमाल डाई के रूप में किया जाता है। किस लिए? थिन वायर्स जैसे टंगस्टन हो गया, इसको ड्रॉ करने के, इसको बनाने के लिए। दूसरा यूज क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस, यानी बहुत ही अत्यधिक चमक होता है डायमंड में। इसलिए डायमंड का इस्तेमाल जो है ज्वेलरी बनाने के किया जाता है। जो आभूषण लोग महिलाएं पहनती हैं ज़्यादातर, पुरुष भी पहनते हैं कुछ कुछ, तो उसमें भी इस्तेमाल होता है डायमंड का। शार्प एज डायमंड के जो इस्तेमाल होते हैं वो आई सर्जन्स के द्वारा कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद निकालने के लिए आंखों से किए जाते हैं। और उस जो गैजेट होता है उसका जो टूल होता है यानी नाइफ होता है, उस नाइफ का नाम होता है किराटोम, KERATOME, किराटोम नाइफ। किराटोम जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, नाइफ के ही जैसा होता है, और उसके आगे में जो है ना डायमंड लगा रहता है। तो डायमंड से कैटरेक्ट को दूर किया जाता है, उसको शार्प एज डायमंड उसमें आगे लगा रहता है। और सर्जरी के समय में आई सर्जन्स उसका इस्तेमाल करते हैं कैटरेक्ट को दूर करने के लिए। ये आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं किस प्रकार से कैटरेक्ट दूर किया जाता है, ये सब अपना पार्ट नहीं है, तो इसको समझ लीजिएगा आप लोग। आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग यूज ऑफ ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट का बहुत अच्छा इस्तेमाल है और ज़्यादा इस्तेमाल है। पाउडर फॉर्म में ग्रेफाइट को इस्तेमाल किया जाता है लुब्रिकेंट के रूप में। लुब्रिकेंट क्या होता है? लुब्रिकेंट ऐसा सामान, ऐसा सबस्टांस होता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। लुब्रिकेंट इज ए सबस्टांस दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, रिड्यूसेस फ्रिक्शन। ठीक है, ग्रेफाइट एक ऐसा सबस्टांस होता है जो क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। लुब्रिकेंट के रूप में इसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। और द मूविंग फास्ट मूविंग पार्ट ऑफ द मशीनरी, ऐसे मशीन के सबस्टांस जिनमें कि जो है चीज़ें बहुत ही तेज़ी से मूव करती है, जैसे इंजन वगैरह हो गया, वहाँ पर बहुत तेज़ी से चीज़ें मूव करती है, पिस्टन वगैरह, रिंग पिस्टन सब जो है बहुत तेज़ी से चैम्बर मूव करता है। तो वहाँ पर पाउडर्ड ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अब कहीं वहाँ मोबिल तोबिल का हैंड डाल देता है, मोबिल वोबिल इसलिए नहीं डाला जाता है क्योंकि ये सब चीज़ें है ना कोल्ड कंट्रीज में इस्तेमाल होती हैं। तो कोल्ड कंट्री में क्या होता है, मोबिल वगैरह जम जाता है टेम्परेचर के गिरने के कारण। जाने होता है वहाँ तो इस्तेमाल करते ही हैं मोबिल वगैरह का हम लोग। लेकिन जहाँ पर कि जो है कोल्ड कंट्रीज में जहाँ पर कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बिलो फॉल कर जाता है, 0 डिग्री के भी नीचे चला जाता है, वहाँ पर मोबिल वोबिल देंगे तो जम जाता है। इस कारण बस वहाँ पर कोल्ड कंट्रीज में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि ग्रेफाइट का, वहाँ पर मोबिल वगैरह का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो पाउडर्ड फॉर्म में ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं लुब्रिकेंट के रूप में वहाँ पर। ग्रेफाइट जो है नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब कि वो गर्म होकर के भाप में नहीं बदलता है।
इट इज़ यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग दोज मशीन पार्ट्स विच इज ऑपरेटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर, जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, मैंने पहले बताया था ग्रेफाइट जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, बहुत अधिक होता है। इस वजह से इसको ऐसे जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पर कि हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले सब्सटेंस चाहिए। तो ऐसे मशीन पार्ट्स जो कि आपस में रगड़ करके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, वहाँ पर भी लुब्रिकेशन के रूप में हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको इस तरह से याद रखिएगा। और ग्रेफाइट का इस्तेमाल क्या होता है, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स बनाने में, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड बनाने के लिए ड्राई सेल में, इलेक्ट्रिक फर्नेस में, आर्क में इस्तेमाल किया जाता है। जो ड्राई सेल का ब्लैक कलर्ड एनोड दिखाई देगा आपको, वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ाएंगे आप लोगों को, उसमें जो कार्बन ब्रश लगा होता है वह भी ग्रेफाइट का ही बना होता है। अच्छा, पेंसिल अगर आप लोग देखते हैं, पेंसिल जो जिससे लिखते हैं, पेंसिल की जो निब होती है आपकी, जिससे कि लिखा जाता है, वो पूरी पूरी निब जो होती है वह किसकी बनी होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। जो लीड कहते हैं उसको, पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। तो ग्रेफाइट का बहुत इस्तेमाल है। अब ग्रेफाइट का इस्तेमाल कहीं या डायमंड का इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल तो कार्बन का ही तो हो रहा है उसमें भी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग कोर्स ऑफ आवर पेंसिल, अपने पेंसिल के कोर को बनाने में इस ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कि पेंसिल लीड कहा जाता है। और ब्लैक पेंट, काले पेंट्स को बनाने में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। एक तीसरा इलेक्ट्रॉप है कार्बन का, जिसको कहते हैं हम लोग बकमिस्टर फुलरिन। आज हम लोग ये इलेक्ट्रॉप वाला सिस्टम खत्म कर लेंगे। तो बकमिस्टर फुलिन कहा जाता है। बकमिस्टर फुलिन क्या है, एक इलेक्ट्रॉप है कार्बन का, जिसके अंदर क्लस्टर्स होते हैं 60 कार्बन एटम के, जो जुड़े होते हैं एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तुरंत अभी वीडियो इसका दिखाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कैसा होता है स्ट्रक्चर इसका। फार्मूला कितना होता है इसका, C60 फार्मूला होता है बकमिस्टर फुलिन का। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, 60 कार्बन एटम जो होंगे वो अरेंज होंगे, एक दूसरे से इंटरलॉक करेंगे, हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स बनाएंगे, हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स बनाएंगे। कितने कार्बन होंगे, 60 कार्बन, 60 कार्बन, अनएंडिंग नेटवर्क नहीं, 60 कार्बन। और संख्या कितना होगा हेक्सागन और पेंटागन का, तो 20 तो हेक्सागन की संख्या होगी और 12 संख्या होगी पेंटागन की। चलिए पहले इसको देख लीजिए। ब्लैक बकमिस्टर फुलिन जो है ये थर्ड एलोट्रॉप होता है कार्बन का ही। ये इस तरह का स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनाता है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर यह जो, ये अगेन वही बॉल एंड स्टिक मॉडल है, 3D रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर यह जो है, यह क्या है दिखा रहा है, कार्बन एटम को दिखा रहा है। इस तरह का व्हाइट जितना देख रहे हैं सब का सब क्या है, कार्बन एटम है, सभी कार्बन एटम है। अब यहाँ पर देखिए, एक कार्बन दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवें के साथ, और फिर ये अपने साथ कैसा बनाया, ये पेंटागन का स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और 5 पेंटागन बना। इस तरह का पेंटागन होता है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हेक्सागन बना हुआ है। यानी कि एक के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि पेंटागन भी बना हुआ है और हेक्सागन भी बना हुआ है। तो हमने बताया था ना अभी इसके पहले संख्या पेंटागन और हेक्सागन की, कितने पेंटागन, 20 पेंटागन और उतने हेक्सागन बने होते हैं। तो उसको याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागन बन गया इसी में। अब यहीं पर जो है पेंटागन भी होता है इसमें प्रेजेंट, दिखाए थे ना, कहाँ पर था, वही ना है, सामने से खो जाता है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये पीछे वाला जो है ये पेंटागन है। इसमें टोटल कार्बन एटम की संख्या जो है इसमें कितनी है, 60 है, इसलिए इसका नाम क्या है, C60। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्फेरिकल मॉलिक्यूल है। स्फेरिकल कैसे, घर में जैसे गेंद वगैरह खेलते होंगे आप लोग, बॉल वगैरह होगा आप लोगों के पास में, तो बॉल का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, इस पर स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है बॉल का, रबर बॉल, टेनिस बॉल सब जो होता है, ड्यूस बॉल, क्रिकेट सब, सबका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है।
तो ये इसका स्ट्रक्चर भी कैसा है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर ही है। और कितने कार्बन इसमें जुड़े हुए हैं, 60 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा, C60। और बाद बाकी इसका नाम क्या है, 660 बकमिनिस्टर फुलरीन, बकमिनिस्टर फुलरीन, बाद बाकी लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बहुत बढ़िया से यहाँ पर दिख जाएगा पेंटागन और हेक्सागन। ये यहाँ पेंटागन दिख रहा है साफ साफ, ये हो गया पेंटागन। और अगर हेक्सागन की बात किया जाए तो बहुत सारा हेक्सागन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया हेक्सागन। तो ये रहा पेंटागन और ये हो गया हेक्सागन। तो 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन रहेगा इसमें, 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन मिलकर के क्या करेगा, पूरे स्ट्रक्चर को बनाएगा, C60 बकमिनिस्टर फुलरीन के स्ट्रक्चर को। इसके स्ट्रक्चर को बनाएगा कितने, 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन। इसके बारे में बहुत विशेष नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा चूंकि ये नया नया आता है आप लोगों के सिलेबस में ना, कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर, तो इस वजह से थोड़ा सा पैनिक बच्चे ज़्यादा कर जाते हैं इसमें। और स्ट्रक्चर ध्यान दिए, स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कतें नहीं है। देखिए इस तरह से ये आपको C60 का मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, रिंग्स में पेंटागन और हेक्सागन जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में। ये बॉल एंड स्टिक मिलता है अलग से बाजार में, इसको जोड़ करके आप लोग घर में भी बना सकते हैं और 3D स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं। एक C180 है कार्बन का ही, एक उसका दूसरा आइसोटोप जिसमें कि 180 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, वो था C60 बकमिस्टर फुलरीन, ये C180 बकमिस्टर फुलरीन हो गया। अब अगर एक साथ तीनों को देखा जाए, डायमंड को, ग्रेफाइट को और बकमिस्टर फुलरीन को, यहाँ पर डायमंड और ग्रेफाइट को कंपेयर किया जा रहा है। ये डायमंड हो गया, ये ग्रेफाइट हो गया यहाँ पर। तो डायमंड में क्या हो गया, एक एटम जो होता है वो 4 अदर एटम के साथ बॉन्डेड रहता है, और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर रहता है वो टेट्राहाइड्रल होता है, रेगुलर टेट्राहाइड्रल। नेटवर्क जो होता है कोवेलेंट सॉलिड का होता है, जबकि इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट में ईच एटम जो होता है वो 4 अदर के साथ जुड़ा रहता है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल रहता है। ये भी नेटवर्क जो होता है कोवेलेंट सॉलिड का नेटवर्क होता है। तो इस तरह से करके फिर इसका कंपेयर भी कर सकते हैं आप लोग, जितना मैंने डेटा आप लोगों को समझा। थोड़ी इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पर जो है वो डार्क सॉलिड होता है। ये डायमंड और ग्रेफाइट से अलग होता है, क्योंकि डायमंड जो होता है और ग्रेफाइट जो होता है जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े नेटवर्क वाले मॉलिक्यूल होते हैं। अनएंडिंग नेटवर्क होता है कार्बन एटम्स का, किसमें, डायमंड और ग्रेफाइट में। देखिए यहीं पर अंतर हो जाएगा डायमंड और ग्रेफाइट के साथ बकमिस्टर फुलरीन का, कि डायमंड और ग्रेफाइट में अनएंडिंग कार्बन नेटवर्क होता है और वो जाइंट मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि बकमिस्टर फुलरीन जो होता है वो बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल होता है, जो कि 60 कार्बन एटम्स के द्वारा मिलकर के बना होता है। दूसरा चीज, अगर इसको भी जलाया जाए ऑक्सीजन में तो ये क्या देगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड देगा और कोई रेसिड्यू नहीं मिलेगा। और फिर जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हम लोग लाइम वाटर टेस्ट कराएंगे तो ये लाइम वाटर टेस्ट देगा। तो जब किसी चीज को जलाएं और वो कार्बन डाइऑक्साइड दे, केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ भी नहीं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जल करके क्या हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर टेस्ट दे, इसका मतलब क्या है, जो सबस्टांस जला था वो क्या था, कार्बन था।
टोटली कार्बन था। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। और अगर देखा जाए तो डायमंड जो होता है बहुत ज़्यादा कठोर होता है, तीनों के बीच अगर कंपेयर करें तो डायमंड जो होता है बहुत ज़्यादा कठोर होता है, एक्सट्रीमली हार्ड होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट होता है। यहाँ पर दोनों के बीच कंपेरिजन समझिए, डायमंड जो होता है क्या होता है, एक्सट्रीमली हार्ड होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है। लेकिन वहीं पर बकमिस्टर फुलिन की अगर बात किया जाए तो वो ना तो ज़्यादा हार्ड होता है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इस तरह से यह तीनों के बीच में भी एक यहाँ पर आपको डिस्टिंग्विश मिल गया। ये जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं, ये नोट्स जो है बहुत वैल्यूएबल नोट्स हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर के और उसको रटिए, याद कीजिए, समझिए और पढ़िए बार बार। ये 100% अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो जितने नोट्स में क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं या टॉपिक मैंने दिए हैं उसी टॉपिक से रहेंगे 100%। ये पूरा मैंने इसमें एनसीईआरटी को कवर किया हुआ है। तो आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के हों, सीबीएसई के हों, बिहार बोर्ड के हों, वेस्ट बंगाल बोर्ड के हों, राजस्थान बोर्ड के हों, पंजाब बोर्ड के, जहाँ भी एनसीईआरटी चलता होगा ना, वहाँ हूबहू आपका जो है, आपको जो है उसमें फ़ायदा मिलेगा। आपका लैंग्वेज हो सकता है अलग हो, समझ तो उसी की डेवलप आप कर सकते हैं, लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख सकते हैं उसको। तो एनसीईआरटी और एस चांद दोनों ही इसमें कवर किया हुआ मैंने, दोनों ही रेप्टेड बुक्स हैं और दोनों ही इसमें कवर हो चुकी हैं। कोई भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें छूट रहा हो। ये मैंने जो लेफ्ट पोर्शन था जो बनाया गया था पिछले साल, जो उसी के हिसाब से 20 जो रिड्यूस सिलेबस था उसके हिसाब से इसको बनाया है नोट्स को मैंने। और हालांकि इस चैप्टर को तो मैं पूरा पढ़ाऊँगा आप लोगों को। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग इसी तरह से वीडियोस को पूरा एंड तक देखिए। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।